हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखते हैं रासायनिक जो संयोजन होते हैं उसके नियम के बारे में। जो कि अगले वीडियो में मैंने बता दिया कि द्रव्यमान और भार होते हैं उसमें डिफरेंस किस प्रकार से है और वो दोनों आपस में अलग किस प्रकार से ना। द्रव्यमान और भार, उसका अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर मिल जाएगा, आई बटन में जाके देख लीजिए। आज अपन समझेंगे कि यहाँ पर रासायनिक संयोजन के कुछ नियम हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला जो नियम है उसका नाम है क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है वो आपने छोटी क्लास में पढ़ते आए होंगे कि द्रव्यमान को तो अपन न उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। तो वो डेफिनेशन आप तो बहुत सारी पढ़ी होगी। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, प्रयोग के माध्यम से अपन द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहाँ पर डेफिनेशन जो है उसके बारे में। इससे पहले बात कीजिए कि यहाँ पर जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो दिया था लेवोसियर भाई साहब ने। किसने दिया था? लेवोसियर है ना, साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक नाम है। तो लेवोसियर था, उसने क्या किया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। लेकिन उसको जो प्रयोग के माध्यम से सत्यापन किया था उसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। वैज्ञानिक है जिसका नाम है लेडॉल्ट नामक वैज्ञानिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या है उसको समझिए कि इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न बनाया जा सकता है, मतलब उत्पन्न किया जा सकता है ना, और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्य का मतलब क्या होता है कि पदार्थ, और पदार्थ में क्या होता है? उसका द्रव्यमान होता है। सिंपल बात है। तो द्रव्य होता है उसको अपन न तो उत्पन्न कर सकते। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, और पदार्थ का मतलब द्रव्य, दोनों एक ही चीज़ होती है। सिंपल है ना। जिसका कोई क्या होता है? द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती है ना, तो उसको अपन पदार्थ कहते हैं। तो द्रव्यमान इसमें होगा। सिंपल बात है। द्रव्य को न तो अपन बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब किस प्रकार से अपन इसको प्रयोग के माध्यम से समझेंगे, तो सबसे पहले अपन समझते हैं लेडॉल्ट ने किस प्रकार से इसको प्रयोग किया। तो मेरा डस्टर कहाँ गया भाई? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रयोग किस प्रकार से किया वो। तो प्रयोग करने वाले भाई साहब थे, कौन थे प्रयोग करने वाले भाई साहब? तो प्रयोग करने वाले जो थे उसका नाम था लेडॉल्ट। क्या नाम था? लेडॉल्ट। अब लेडॉल्ट ने क्या प्रयोग किया था उसको समझिए ध्यान से, बड़े खूबसूरत तरीके से। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या किया, एक एच आकार का उसने ट्यूब को ले ली। एच आकार की उसने ट्यूब को ले ली। अपन एच आकार की यहाँ पर ट्यूब को बना लेते हैं। जैसे एच आकार की ट्यूब यहाँ पर बनाते हैं तो उसके दो सिरे यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इन दोनों सिरों में इसने क्या किया, लेडॉल्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इस सिरे में AgNO3 को भर दिया, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को भर दिया AgNO3 को। और इस सिरे में उसने क्या किया, NaCl को भर दिया। बात को समझ रहे है ना? समझो बात को ध्यान से कि लेडॉल्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एच आकार का उसने एक पात्र ले लिया और सिंपल यहाँ पर क्या किया कि AgNO3 और NaCl दो सिरों में अलग अलग भर दिया। अब उसने सबसे पहले भरने के बाद द्रव्यमान ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया? द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब भार भी कह सकते इसको अपन। तो द्रव्यमान ज्ञात किया तो कुछ न कुछ उसमें उसको द्रव्यमान प्राप्त हुआ। अपन मान के चलते हैं दोनों का द्रव्यमान आया कितना? दोनों का द्रव्यमान आया कितना? 60%। कितना आया? 60%। मतलब मान के चलना है ना, मैं यहाँ पर क्लियर नहीं बता रहा हूँ कि इतना द्रव्यमान आया। अपन को समझना है कि उसने जब दो अभिकारक, इसको अभिकारक क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग है। अब इसको मिलाएंगे तो फिर अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएंगे। तो दो अभिकारक अगर अभिक्रिया नहीं किए उससे पहले उसने क्या किया, द्रव्यमान चेक किया। तो द्रव्यमान उसको 60% मिल गया। अब चाहते हैं तो उसको अपन 100 ml मान सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ 100 ml प्राप्त हुआ पहले, है ना। अब उसने क्या किया, इस एच आकार की ट्यूब को इसने बहुत तेजी से हिलाया, है ना। हिलाने के पश्चात उसने देखा कि यहाँ पर AgNO3 होता है वो NaCl से रिएक्शन करेगा। हिलाने के पश्चात ये दोनों आपस में मिल गए, और मिलते हैं तो भाई साहब जानते हैं रिएक्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिएजेंट है इसलिए। तो AgNO3 होगा वो किससे क्रिया करेगा? NaCl से। जैसे रिएक्शन करेगा बनाएगा क्या? तो देखिए Na होता है वो क्रिया करेगा NaNO3 से, तो यहाँ पर बन जाएगा NaNO3।
ये बन गया। Ag भाई साहब हैं, Ag जो है वो किससे क्रिया करेगा, Cl से, तो यहाँ पर बनाएगा क्या, AgCl। अब AgCl जो प्राप्त हुआ वो एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ जिसका कलर है श्वेत, तो श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो गया AgCl। अब इसने क्या किया कि इस प्रकार के दोनों यहाँ पर बन गए। बनने के पश्चात उसने देखा, लेडोल्ट ने क्या देखा कि भाई साहब द्रव्यमान को देखा। अब जब द्रव्यमान को देखा तो उसने देखा कि भाई साहब पहले जैसा प्राप्त था, जब क्रिया नहीं की थी तब भी उतना ही था, और क्रिया कर ली बना दिया तब भी उतना ही है। तो यहाँ पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समझे ना बात को। तो देखिए पहले 60% था तो अब भी 60% प्राप्त हुआ, अर्थात 100 ml प्राप्त हुआ। मान के चलना, अपन को मैं फिक्स मान नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मान के चलना समझने के लिए इस नियम को, मतलब द्रव्यमान के संरक्षण को नियम समझने के लिए। तो NaNO3 और AgCl दोनों का द्रव्यमान ज्ञात किया, मतलब इस H ट्यूब का रिएक्शन करने के बाद, तो इसका द्रव्यमान इतना ही है। तो बात बहस हो गई कि लेडोल्ट ने इस प्रयोग के माध्यम से द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि कर दी। क्या पुष्टि कर दी कि द्रव्यमान या फिर द्रव्य को न तो अपन बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। बात को समझे ना। अब अपन दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए मान के चलिए यहाँ पर H2 प्लस O2 आपस में क्रिया करेंगे तो बनाएंगे H2O। क्या बनाएंगे, H2O। अब इस अभिक्रिया को अपन क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अब संतुलित क्यों करते हैं, क्योंकि अपन का द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझने के लिए अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक जरूरी होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, यहाँ पर तो बात बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन को 1 करने के लिए अपन यहाँ पर 2 कर देंगे, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन प्रॉब्लम होगी हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो 4 तो यहाँ पर 2 ही है, तो इसके आगे भी अपन क्या करेंगे, 2। अब देखिए एक हाइड्रोजन है, उसका द्रव्यमान कितना होता है, 1। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2, तो 2 का द्रव्यमान कितना होगा, 2, लेकिन आगे भी 2 लिखे तो 2 से 2 गुणा हो जाएगा, तो कितने ग्राम प्राप्त हो जाएगा द्रव्यमान, 4 ग्राम। ऑक्सीजन 1 का द्रव्यमान होता है 16, तो दोनों का कितना होगा, 32। कितना होगा, 32, 2 का हो जाएगा 32 ग्राम। दोनों को एक बार मिला दीजिए, कितने बन रहे, 34 ग्राम। यहाँ पर देखेंगे तो एक हाइड्रोजन का होता है 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 4, तो कितना होगा, 4 ग्राम। प्लस ऑक्सीजन कितने, 2, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, 1 का 16, 2 का 32, तो कितना होगा यहाँ पर 32 ग्राम। दोनों को मिला दीजिए, बन रहा है 34 ग्राम। ओ भाई साहब यहाँ पर तो समान, 34 ग्राम 34 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर एक गलती मत करिए कि रिएक्शन के थ्रू आप अगर द्रव्यमान के संरक्षण की पुष्टि करते तो वो गलत हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं, न कि अभिक्रिया के द्वारा आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझा सकते हैं। समझे ना बात को। मतलब अभिक्रिया के थ्रू अपन द्रव्यमान संरक्षण सिद्ध नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम आखिर क्या कहना चाहता है। समझे। अब जो सेकेंड नियम है उसका नाम है क्या, स्थिर अनुपात का नियम। इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, इसका मतलब जो भी यौगिक है उसमें उपस्थित जितने भी परमाणु हैं उसके द्रव्यमान होते हैं वो स्थिर रहते हैं। समझे ना बात को। तो स्थिर अनुपात का नियम दिया था प्राउड ने, और प्राउड क्या कहना चाहता है कि इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे यौगिक को पुनः बनाया जाए या फिर किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। अब आपके दिमाग में ये डेफिनेशन नहीं घुसी है तो यहाँ पर समझिए। स्थिर अनुपात का नियम ये कहना चाहता है, जैसे यहाँ पर अपने एग्जाम्पल लेते हैं इसका H2O,
अब H2O होते हैं, उसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1। 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा? 1 × 2 कितना होगी? 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का अनुपात देखा जाए तो 2 अनुपात ऑक्सीजन कितना है? 1। ऑक्सीजन 1 है तो 1 का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 16। तो कितना हो जाएगा? 16। ये तो इसका अनुपात हुआ। अब इसको अगर मैं सरल करना चाहता हूँ तो 2 का अपन इसमें भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 में 1 बार जाएगा और 16 में 8 बार जाएगा। तो ये इसका क्या प्राप्त हो गया? सरलतम अनुपात। अब देखिए गौर करके समझिए कि जल का सूत्र हमेशा H2O ही रहेगा। क्या रहेगा? H2O, जिसमें हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 रहेगा। ये कहना चाहता है स्थिर अनुपात का नियम। अगर अपन जल को बनाएंगे या फिर किसी स्रोत से प्राप्त करेंगे, कुआं है, तालाब है, नल है, अगर किसी से भी प्राप्त करेंगे, समुद्र हो गया, तो उससे सबका सूत्र यही रहेगा H2O, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। जल का सूत्र वही रहेगा, उसका अनुपात फिक्स है, उसका अनुपात फिक्स है 2:16 यानी कि 1:8 के रूप में ही रहेगा, चाहे जल को अपन बनाएंगे या किसी भी स्रोत से प्राप्त करेंगे। समझे ना? सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं अपन। सेकेंड एग्जाम्पल हो जाता है CO2। अब इसमें अपन देखते हैं कार्बन होता है, उसका परमाणु संख्या 6 होती है, उसका द्रव्यमान संख्या होगी 12। कितनी होगी? 12 अनुपात। अब यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, उसका द्रव्यमान की बात करेंगे, एक ऑक्सीजन होता है उसका 16 होता है और 2 होंगे कितना होगा? 32। कितना होगा? 32। तो यहाँ पर हो जाएगा 32। 12 और 32 में अपन 4 का भाग दे देते हैं। 12 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा और 32 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। 3:8 ये एक प्रकार का सरलतम अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि अगर CO2 को अपन बनाएंगे या फिर अपन क्या करेंगे, किसी स्रोत से प्राप्त करेंगे, तो भी उसका सूत्र CO2 ही रहेगा। ऑक्सीजन होगा वो 1 रहेगा, कार्बन होता है वो 2 रहेंगे और उसका अनुपात हमेशा 12:32 या 3:8 में ही रहेगा। या अपन बनाएंगे या फिर किसी स्रोत से प्राप्त करेंगे। यही बात कहना चाहता है ये नियम, स्थिर अनुपात का नियम, कि यदि किसी यौगिक में तत्वों का जो द्रव्यमान होता है उसका अनुपात स्थिर रहता है, चाहे इसको यौगिक को बनाएं या फिर किसी स्रोत से प्राप्त करेंगे। तो आई होप को यहाँ पर ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।